इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन दिल्ली जुडिशरी मेंस का क्रिमिनल लॉ पेपर का। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वो आप लोगों ने देखा होगा और आपको हेल्प हुई होगी। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। X, a blind by birth, is facing trial for commission of offence under section 300 of IPC। जो X है वो क्या है, ब्लाइंड है, बाय बर्थ ब्लाइंड है वो, और उसके ऊपर 302 का ट्रायल चल रहा है। द प्रोसिक्यूशन क्लोज इट्स एविडेंस, पी हो जाते हैं हमारे, और मैटर जो है 10/10/2019 के लिए लिस्ट हो जाता है। और वो किस चीज़ के लिए होता है, एक्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 313 की, क्योंकि हमें पता है पी के बाद 313 की स्टेटमेंट कराना कंपलसरी होता है। उससे पहले 15/9/2019 को एक्स जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करता है कि क्या किया जाए, उसको कॉपी ऑफ क्वेश्चनेयर जो है एडवांस के अंदर सप्लाई कर दिया जाए टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस विद a calm mind and to respond completely and correctly, which would not be possible if he has taken a surprise by putting questions spontaneously। कि भाई मैं एकदम से क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊँगा, तो मेरे को पहले से ही क्वेश्चन दे दो, मैं उसको एकदम काम माइंड से आंसर करना चाहता हूँ पढ़ के। द एप्लीकेशन इज अपोज बाय द प्रोसिक्यूशन स्टेटिंग दैट द एक्यूज वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द ट्रायल एंड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। प्रोसिक्यूशन बोलता है पूरे ट्रायल में था और इसका एडवोकेट भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। द पर्पस ऑफ द एक्यूज इन द मूविंग द एप्लीकेशन इज डिले द प्रोसीडिंग। ये सिर्फ एप्लीकेशन इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये डिले करना चाहता है। तो अब आपको क्या डिसाइड करना है, सबसे पहली बात कि क्या आप एग्री होते हो दैट पुटिंग एंटायर इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस टू द एक्यूज अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज व्हेन एंटायर एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस। कि क्या पूरे के पूरे जो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है वो इसके सामने रखना, जो क्या कहते हैं एक्यूज़ है 313 के लिए, वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, जबकि पूरा का पूरा जो एविडेंस है उसके प्रेजेंस में ही हुआ था, यानी कि पीई जो है उसके प्रेजेंस में ही हुए थे। What are the remedies before the appellate court if the incriminating circumstances evidence is not put to the accused under 313 of CRPC? तो क्या रेमेडीज अवेलेबल रहेंगी अपीलेट कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले ए इसका आंसर करते हैं, जो पहले इसने क्वेश्चन पूछा है उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 313(1)(b) ऑफ CRPC इज़ टू ब्रिंग द सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन। देखो 313 क्यों डाला गया ये हमें बता रहा है, क्यों हम 313 का यूज़ करते हैं, क्योंकि ना हम सच पता लगाना चाहते हैं एक्यूज़ के मुंह से, ताकि एक उसका इंटरेक्शन हो सके जज के साथ और वो बता सके अपनी कहानी अपनी जुबानी। ठीक है, तो एवरी सर्कमस्टांसिस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। नॉर्मली एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज अंडर सेक्शन 313 CRPC इज टू बी मेड बाय द कोर्ट व्हेन द एक्यूज इज फिजिकली प्रेजेंट। तो 313 का एग्जामिनेशन नॉर्मली कैसे करते हैं, जब कोर्ट के अंदर एक्यूज जो होता है फिजिकली प्रेजेंट होता है। इन बसवा आर पाटिल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, Apex Court considered the scope of section 313 and held that object of examination of an accused under section 313 of the CRPC for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी वही पर्पस बताया कि 313 क्यों डाला गया, ताकि जो एक्यूज है वो पर्सनली एक्सप्लेन कर सके कोई भी सर्कमस्टांसिस जो कि उसको बताने हैं, जो कि एविडेंसेस उसके अगेंस्ट यूज हुए हैं, उनके उस सिचुएशन में सर्कमस्टांसिस बता सके पर्सनली जज को। तो इट्स मेनली इंटेंडेड टू बेनिफिट द एक्यूज एंड इट्स स्कॉलरी टू बेनिफिट द कोर्ट इन रीचिंग द फाइनल कंक्लूजन। तो बेसिकली ये एक्यूज के बेनिफिट के लिए है। The Honorable Supreme Court in the said case of Baswaraj, keeping the mind the change in technology and in other areas, took the view that regress of requirements of the accused to be personally present for being examined under 313 could be relaxed under certain circumstances। की जो हमें 313 के अंदर दे रखा है कि इसको पर्सनली प्रेजेंट होना होता है एक्यूज़ को जब वो अपनी स्टेटमेंट देता है, इसको हम किसी किसी सिचुएशन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो वो बता रखा है कि कौन से सर्कमस्टांसिस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि कब हम उसकी पर्सनल प्रेजेंस को रिलैक्स कर सकते हैं। तो वी थिंक दैट प्रैग्मेटिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज़ वारंटेड इन रिगार्ड टू स्पेशल एग्जिजेंसीज। द वर्ड शेल इन क्लोज B टू सेक्शन 313(1) of the CRPC is to be interpreted as obligatory on the court and it should be compiled with when it is for the benefit of the accused। कि पहले तो obligatory किया है जो शेल वर्ड 313 में यूज़ हुआ है, बट इफ़ इट वर्क्स टू हिज ग्रेट प्रिजुडिस, लेकिन अगर इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रिजुडिस हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रही है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट को क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर इफ़ द एक्यूज सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही इज़ अनेबल टू रीच द वेन्यू ऑफ द कोर्ट, कि वो कोर्ट नहीं पहुंच पाएगा एक्सेप्ट बाय हियरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर, और दैट ही इज़ अनेबल टू ट्रैवल द लॉन्ग जर्नी ड्यू टू फिजिकल इनकैपेसिटी और सम सच अदर हार्डशिप, कि वो शो करता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा या कोई और हार्डशिप है इस तरीके की, रिलीव हिम ऑफ सच हार्डशिप। तो कोर्ट को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको उसको इस हार्डशिप से रिलीव कर देना चाहिए।
एंड एट द सेम टाइम अडॉप्ट द मेजर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, और बाकी जो मेजर्स है वो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए आपको लेना चाहिए। इन सेक्शन 313 ऑफ कोर्ट इन अ सब्सटेंशियल मैनर इफ द एक्यूज हु इज ऑलरेडी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरिंग इन द कोर्ट makes an application to the court praying that he may be allowed to answer the questions without making his physical presence in court on account of justifying exigency, the court can pass appropriate orders thereon provided such application is accompanied by affidavit sworn by to be accused himself containing the following matters। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर जैसे मान लो कि वो एक्यूज़ को आपने पहले ही पर्सनल अपीयरेंस देने से मना कर रखा था कि आपको पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, और उस सिचुएशन में अगर जो एक्यूज़ है वो एप्लीकेशन लगाता है कि भाई मेरे को एक्सीजेंसीज़ है, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, और कोर्ट को वो अप्रोप्रिएट लगता है और ये बातें थ्रू वे ऑफ एफिडेविट अगर एक्यूज़ बोलता है, तो वहाँ पे कोर्ट उसकी पर्सनल जो अपीयरेंस है उसको एग्जम्प्ट कर सकता है 313 के अंदर भी। तो क्या बात है वो एक्यूज़ जो है एफिडेविट के थ्रू बोलेगा। पहली बात, अ नरेशन ऑफ फैक्ट टू सेटिस्फाई द कोर्ट ऑफ हिज रियल डिफिकल्टीज टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन कोर्ट फॉर गिविंग सच आंसर्स। तो वो अपने फैक्ट्स बताएगा जिसके थ्रू वो कोर्ट को सेटिस्फाई करना चाहता है कि इसको क्या एक्चुअल में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर 313 के लिए, 313 के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। Any assurance that no prejudice would be caused to him in any manner by dispensing with his personal presence during with such questioning। और वो ये भी बोलेगा, वो कोर्ट को एश्योरेंस देगा कि भाई अगर मैं नहीं आऊँगा तो उसके कारण कोई भी प्रिजुडिस नहीं होगी मेरे को, अगर आप मुझे पर्सनल प्रेजेंस से डिस्पेंस कर देते हो। तीसरी बात, एन अंडरटेकिंग दैट ही वुड नॉट रेज एनी ग्रीवियांस ऑन दैट स्कोर एट एनी स्टेज ऑफ द केस। और बाद में भी वो कभी भी ग्रीवियांस रेज नहीं करेगा, इस चीज़ की वो अंडरटेकिंग लेता है कि बाद में वो कुछ नहीं बोलेगा इसके रिगार्डिंग कि मेरे साथ कोई इससे जाती हो रही है या मेरे साथ सही ट्रायल नहीं चल रहा, तो इसके रिगार्डिंग वो बाद में कुछ नहीं बोलेगा। और फिर उसके बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट ये दे रहा है ये एकदम जेन्युइन है, एक्यूज़ ने जो दिया है, ये जो एप्लीकेशन दी है और एफिडेविट के अंदर ये बात बोली है, इट इज़ ओपन टू द कोर्ट टू सप्लाई द क्वेश्चनेयर टू हिज एडवोकेट। तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, वो जो अपने क्वेश्चनेयर है वो उसके एडवोकेट को सप्लाई कर सकता है एक्यूज़ के, कंटेनिंग द क्वेश्चंस विच द कोर्ट माइट पुट हिम अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। वो क्वेश्चन जो कि वो नॉर्मली उससे 313 के अंदर पूछता। एंड फिक्स द टाइम विद इन विच द सेम हैज़ टू बी रिटर्न, और एक टाइम बता देगा कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में ये क्वेश्चन जो है वापस इनके आंसर लेके आपको सबमिट करने हैं कोर्ट के अंदर। duly answered by the accused together with a properly authenticated affidavit that those answers were given by the accused himself। और एक साथ में एफिडेविट लगेगा जिसके अंदर आप ये लिखोगे कि ये जो आंसर्स है वो accused ने खुद ही दिए हैं। He should affix his signature on all the sheets of the answer questionnaire, कि वो जितने भी क्वेश्चनेयर हैं उनके ऊपर जो भी आंसर शीट है सबके ऊपर वो अपने साइन करेगा। However, if he does not wish to give any answer to any question, he is free to indicate that fact to the appropriate place in the questionnaire। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का जवाब वो नहीं देना चाहता तो वो उस जगह पे लिख देगा कि मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। As a matter of precaution, that court may keep photocopy of the carbon copy of the questionnaire before it is supplied to the accused for the answers। If the accused fails to return the questionnaire duly answered as aforesaid within the time or extended time granted by the court, he shall forfeit his right to seek personal exemption। अब मान लो 15 दिन का टाइम दिया था और उसने 15 दिन में सबमिट नहीं किए ये क्वेश्चन आके, तो फिर कोर्ट जो है उसकी जो पर्सनल अपीयरेंस जो उसको की जो एक तरीके से एग्जम्पशन दी थी उसको विड्रॉ कर लेगा कि नहीं, आप जो है आंसर नहीं कर रहे, अब आपको जो मैंने छूट दी थी वो मैं आपसे वापस लेता हूँ। In our opinion, if the above course is adopted in exceptional exigencies, it would not violate the legislative intent envisaged under section 313 of कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर ये सब इन सिचुएशन के अंदर अगर हम जो पर्सनल अपीयरेंस है वो मना भी करते हैं तो इसके कारण जो 313 के अंदर जो बोलनी चाहिए थी बात सीआरपीसी ने वो ख़राब नहीं होगी, एक तरीके से वो वॉयलेट नहीं होगी। तो फिर हम आगे बोलते हैं कि जो ये इंटरप्रिटेशन है एपेक्स कोर्ट की यानी सुप्रीम कोर्ट की, इसके थ्रू हम क्या एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है विद इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 5 टू सेक्शन 313 सीआरपीसी बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 की, जो उन्होंने 313 के अंदर सबसेक्शन 5 ऐड किया 2009 की अमेंडमेंट के थ्रू, बाय प्रोवाइडिंग दैट कोर्ट में परमिट सबमिशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट बाय एन अक्यूज एंड इट विल अमाउंट टू सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। कि जो मतलब कि अब एक तरीके से लॉ के अंदर भी मतलब कि हमने सीआरपीसी के अंदर ही ये बात लिख दी कि कोर्ट जो है परमिट कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना एक्यूज़ के द्वारा अगर इस तरीके के कोई रीज़न रहते हैं तो। इट हैज़ बिन फर्दर प्रोवाइडेड दैट वाइल फ्रेमिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस विच आर टू बी पुट टू द एक्यूज द कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल। और जो क्या क्वेश्चंस उसको रखने हैं उसके सामने, कोर्ट को क्या क्वेश्चंस रखने हैं इसके सामने जो एक्यूज़ है, इसके लिए कोर्ट जो है प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल दोनों की हेल्प ले सकता है। So amended provisions of section 313 of CRPC is to narrow down the questions to the relevant questions only and to avoid any ambiguity so that
precise and specific allegations against the accused which are relevant to the trial which have come up against the accused in evidence may be brought to the notice of the accused so that he can give his reply। तो यहाँ पे यही कोशिश की गई है 313 के थ्रू जो अमेंड किया गया था उसको, कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप पूछोगे एक्यूज से वो सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछोगे जिसके कारण कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो, कि आप इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। Thus, incorporation of subsection 5 in section 313 is to ensure that trial does not get vitiated at a later stage for the reason that important and relevant questions were not put to the accused at the time of examination under section 313 of CRPC। इसीलिए ही हमने जो ये सबसेक्शन 5 है 313 का ऐड किया था ये इंश्योर करने के लिए कि जो लेटर स्टेज के ऊपर कोई ट्रायल जो है वो विशिएट ना हो जाए, ये बोलते हुए कि कोई इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो एक्यूज के सामने नहीं रखा गया था 313 के अंदर। अब ये जो प्रेजेंट केस है यहाँ पे एक्यूज जो है वो ट्रायल को फेस कर रहा है 302 के अंदर और वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। और जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होते हैं, जब एक्स की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होता है 313 ऑफ CRPC की, उस वक्त एक्स एक एप्लीकेशन लगाता है कि उसको कॉपी ऑफ क्वेश्चनियर दे दी जाए एडवांस के अंदर, ताकि वो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर पाए, उन क्वेश्चंस को आराम से समझ के काम माइंड से और सही से उनका जवाब दे पाए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है अलाउ की जा सकती है इस मेडिकल डिफ़िकल्टी को ध्यान में रखते हुए एज एंड हिज राइट टू कंसल्ट हिज लॉयर बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन कंटेनिंग इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस यानी कि जो उसके अगेंस्ट एविडेंसेस हो जाएंगे तो उनके रिगार्डिंग वो अपने लॉयर से कंसर्न करके उनका आंसर दे सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर कि क्या वो एप्लीकेशन अलाउ हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरा फिर क्या कह रहा है अगला, सेक्शन 313 ऑफ CRPC इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। 313 कैन नॉट बी सीन इम्प्लाइड टेकन एज अ पार्ट ऑफ फॉर्डी अल्ट्रम पार्टम। इट कन्फर्स वैल्यूएबल राइट अपॉन एन एक्यूज टू एस्टेब्लिश हिज इनोसेंस। कि वो क्यों रखा गया है, इनोसेंस को एक तरीके से कंफर्म करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। The attention of accused must specifically be brought to inculpatory pieces of evidence to give him an opportunity to offer explanation if he chooses to do so। ये particularly section डाला ही क्यों गया है, ये हमने पहले भी समझा कि वो अपनी बातों की explanation दे पाए डायरेक्टली कोर्ट को। Therefore the court is under legal obligation to put incriminating circumstances before the accused and solicit his response। This provision is mandatory in nature and casts an imperative duty on the court। Therefore putting entire incriminating evidence to the accused in his statement under section 313 इज़ नॉट फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इसलिए अगर इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस अगर आप रखोगे यहाँ पे तो एक्यूज के लिए, तो वो जो है सही नहीं माना जाएगा 313 में, इवन इफ एंटायर एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस, चाहे पूरे के पूरे एविडेंसेस जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर क्यों ना रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरा जो उसने क्वेश्चन पूछा था, इट टू बी नोटेड दैट आउटसेट द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज नॉट वन साइडेड, इट हैज़ मैनी फेसेट्स एंड वन हैज़ टू ड्रॉ बैलेंस बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़। The importance of a statement under section 313 insofar as the accused is concerned can hardly be minimized। ठीक है, object of the provision is to make accused aware of the circumstances being put against him so that he can give proper explanation to meet that case। सिंपल सी बात है। Therefore objection as to section 313 statement is to be taken in at the earliest stage। सबसे जल्दी आपको उसको लेना है so the trial court can make good the defect and record additional statement of the accused as that would be in the interest of all। When objections as to defective section 313 statement is raised in the appellate court, then difficulty arises for the prosecution as well as the accused। दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी इससे। Any omission on the part of the court to question the accused on incriminating circumstances in statement recorded under section 313, court would not ipso facto vitiate the trial unless some material prejudice is shown to have been caused to the accused। तो अगर आप इस तरीके के कोई इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हो 313 के अंदर जब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये अपने आप में खुद ही ट्रायल को विशिएट नहीं कर देगा अनटिल एंड अनलेस आप कोई मटेरियल प्रेजुडिस नहीं शो कर देते एक्यूज को हुई है। Therefore, when at the stage of appeal accused take plea of prejudice having been caused to him on account of non-putting certain incriminating evidences in his statement under section 313, the burden is upon the accused to prove that prejudice has been caused। तो जब भी अगर वो कभी अपील में जाके भी बोलता है कि कोई प्रिजुडिस हुई है उसके साथ, कि उसके साथ कुछ सर्टन इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस उसके सामने नहीं रखे गए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर ही रहेगा कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसको वो पर्टिकुलर प्रिजुडिस हुई है। Facts of each case have to be examined to determine whether actually any prejudice have been caused to the accused due to omission of some incriminating circumstances being put to the accused। As per subsection B, clause 1 of section 386, the appellate court is having power to order retrial of the case। तो ये पावर होती है retrial का ऑर्डर दे सकते हैं। As such, if all the relevant questions were not put to the accused by trial court and it is shown to the satisfaction of the appellate court that actually prejudice have been caused to him, the
अपीलेट कोर्ट कैन रिमांड द केस टू एग्जामिन द अक्यूज अगेन अंडर सेक्शन 313। तो वहाँ पे फिर अपीलेट कोर्ट वापस भेज देगा इसका प्रेजुडिस हुई थी और दोबारा से 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। It be noted that accused would not be entitled for acquittal on the ground of non-compliance of mandatory provisions of section 313। तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि अक्यूज जो है वो इसके एक्विटल के लिए इंटाइटल नहीं होगा, ये बोलते हुए कि जो 313 प्रोविज़न है उसको सही से फॉलो नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया कि अपील के अंदर किस तरीके से आप जो 313 के अंदर क्या क्या मांग सकते हो, क्या से बोल सकते हो कि मेरे साथ प्रेजुडिस हुआ है, अगर जो मेरे सामने नॉन इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस रखे गए थे उसके कारण। देन ये आपका 313 जो है उसके बारे में इसने बताया था कि कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आगे हमने पढ़ा था कि जो ये एप्लीकेशन है इसकी रिटर्न वाली, क्या वो अलाउ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि उसको पर्सनल प्रेजेंस को एग्जाम्प्ट कर दें 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। तो 3 चीज़ें इसने इस क्वेश्चन में पूछी थी। आई होप आपको समझ आई हो। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम DGS मेंस के क्रिमिनल के सारे जो क्वेश्चंस हैं 2019 के उनको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद सिविल के दोनों पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करेंगे, और सारे जितने मेंस के इस तरीके से आंसर्स हैं वो हम देखते रहेंगे।